Hello everyone, welcome back to MB classes Labor Law and HRM. Today we will discuss about the organization change and development. For UGC NET Code 55, this unit is high yield. It comes under the organization behavior unit 4. They don't just ask about the definition, they ask about the process, sequence, matching model to author. So let's get started. What we will discuss today. This is our roadmap. We are covering three distinct blocks. First one is the understanding organization change. It means we will cover the concept, nature and forces of change. Then we will discuss the model of changes. Kurt-Lewin 3-step model, Burke-Litwin model, action research model, Kotter 8-step model. Then third is the organization development. If this is your weak area, please focus on that. Sometimes NTA ask about the team building, sensitivity training, wo given by that. So it's complete package of organization change and development. And after that, OD intervention. OD intervention we will discuss individual level, group level, organization level. Then what is recent trade in OD? Learning organization, knowledge, management and business process engineering. Then last is we will cover the previous year questions based on our presentation. Firstly, understood the concept of organization change. Organization change है क्या? जो हमारी करंट स्टेट है उसको हम डिजायर फ्यूचर स्टेट में जब हम चेंज करते हैं, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो उससे जब वो नेक्स्ट सिनेरियो में चेंज होता है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, ये कहलाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन चेंज. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना बेटर फ्यूचर के लिए मुझे अपना करंट स्टेटस चेंज करना है, मुझे और हार्ड वर्क करना है, तो ये क्या हो गया? अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, तो ये क्या हो गया? पर्सनल चेंजेस. तो क्या इसके ड्राइवर्स होते हैं, मतलब चेंजेस किसके बेसिस पे हो सकता है? ये तो एक्सटर्नल फोर्सेस या इंटरनल प्रोसेस. जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी रन होती है तो उसमें दो ही फैक्टर होते हैं, या तो आपके एक्सटर्नल फैक्टर, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गया, आपको पता है एआई है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, बहुत सारे एआई टूल हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी हाई कर सकते हो. चेंजिंग लो, अब उसके लिए आप ऐसी कंपनी में काम करो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उसके लिए आपको ये सब पता होना जरूरी है. अब हमारे लेबर कोड्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए भी हमें अपने आप को अपडेट करना जरूरी होता है. देन इकोनॉमिक शिफ्ट एंड कंपटीशन. देन सेकंड इज द इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स इज न्यू लीडरशिप, लो मोरल, एम्प्लॉय बोर हो रहे हैं, मोनोटोनस आ रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, या फिर हमारा आउटडेटेड प्रोसेस है, हाई टर्नओवर है, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, जब भी हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने की नीड होती है. तो अब आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन चेंज समझ. नेक्स्ट कम टू द नेचर ऑफ चेंज. कैसा होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान वर्सेस अनप्लान. हमेशा याद रखिएगा जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है वो हमेशा क्या रहता है? प्लान चेंज होता है, मतलब प्रोएक्टिव है. अब हमें लगता है फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है या फिर ये, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अभी से अपने आप को मॉडिफाइड अपडेट करते रहते हैं. तो प्लान चेंज क्या होता है? डेलिब्रेट इंटेंशनल चेंज, मतलब हम इंटेंशनली चेंज कर रहे हैं टूवर्ड द स्पेसिफिक गोल, जो भी हमारा गोल है उसको फुलफिल करने के लिए. तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? इनिशिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा किसके द्वारा इनिशिएट होता है? चेंज एजेंट के थ्रू. और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स टू एंटिसिपेट इन्वायरमेंट शिफ्ट. इसमें क्या मतलब? कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स, पता चल जाता है कि यस ये जो हमारे इन्वायरमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमें ये रिस्पॉन्स मिलेगा. तो ये किसके लिए? फ्यूचर के लिए, मतलब प्रॉब्लम आने से पहले हम क्या करते हैं, जब कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सफर कर रही है तब हम एक प्लानिंग के साथ चेंज करना, इस और कहलाता है प्लान चेंज. एग्जाम्पल, इंप्लीमेंटिंग ए न्यू ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, शिफ्टिंग टू ए फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर. तो ये हम इंटेंशनली कर रहे हैं, ठीक है. अब आता है अनप्लान चेंज. अनप्लान चेंज होता है रिएक्टिव, कि कोई प्रॉब्लम हो गई, अब कोई आपने प्लान ही नहीं किया कि चेंज कैसे करना है, विदाउट स्पेसिफिक इंटेंशन अब आपका चेंज हो रहा है, ठीक है. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? फोर्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन बाय सडन एक्सटर्नल इवेंट. अचानक टेक्नोलॉजी ने सारी रिप्लेस कर दी डेटा एनालिस्ट की जॉब, अब आप चेंज कर रहे हो, तो अब इतना इफेक्टिव नहीं होगा ना. इफेक्टिव तो ये होता है अब आपको पता है कि इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस चल रहा है, तो मुझे पहले से इन सारी चीजों पर फोकस करके अपनी कंपनी को और अपडेटेड बनाना चाहिए. मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड मेयरली टू अडेप्ट एंड सर्वाइव. तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत रेयरली अडेप्ट कर पाता है और सर्वाइव कर पाता है. एग्जांपल, एक सडन स्ट्राइक बाय ट्रेड यूनियन और अनएक्सपेक्टेड कंपटीटर आ गया आपकी मार्केट में. तो हमेशा याद क्या रखना है? प्लान वर्सेस प्लान. जस्ट लाइक हमें कोई चेंजेस लेके आना है, वी जस्ट डिस्कस विद द टीम एंड देन वी विल बेसिस ऑन आवर गोल.
एंड अनप्लान चेंजेस, सडनली कोई स्ट्रेटजी हो गई, इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया, जब आप फिर क्या होता है, फिर ये है कि आपका कोई प्लान नहीं है और आप क्या कर रहे हो, आप सडनली चेंज कर रहे हो। अब आते हैं नेचर ऑफ चेंजेस। फर्स्ट है इवोल्यूशनरी वर्सेस रिवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी चेंज क्या होता है, इंक्रीमेंटल, स्कोप स्मॉल स्केल एंड ग्रेजुअली एडजस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, धीरे धीरे चेंज कर रहे हो, पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ठीक है। गोल क्या है, टू इम्प्रूव टू वीक द एग्जिस्टिंग स्टेटस क्यू। हम कह रहे थे इम्प्रूव करने के लिए, या फिर हमारा जो स्टेटस क्यू है उसको वीक करने के लिए, यहाँ पे टी को रिमूव कर दीजिएगा, वीक एग्जिस्टिंग स्टेटस क्यू को इम्प्रूव करने के लिए हम इसे करते हैं। अप्रोच क्या है, फर्स्ट ऑर्डर चेंज, लीनियर या कंटिन्यूस। लीनियर क्या, एक सेम लाइन में ही चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, काइजन, अपडेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन, या तो जॉब डिस्क्रिप्शन को अपडेट किया या आपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस फॉलो किया। तो ये क्या इवोल्यूशनरी चेंज है, मतलब इंक्रीमेंटली चेंज है। अब सेकंड आता है रिवॉल्यूशनरी चेंज। रिवॉल्यूशनरी चेंज क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल, आपने कंप्लीटली चेंज कर दिया। इसको क्या, रेडिकल, फंडामेंटल, ड्रामेटिक शिफ्ट है। आप ई बेस पे सारी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, आप एकदम अपोजिट वी बेसिस पे सारी पॉलिसी फॉलो करने लगे। टू कंप्लीटली ओवरलुक रिप्लेस द स्टेटस, जो आपका करंट पोजीशन है उसको रिप्लेस कर दिया। उसमें क्या था, उस करंट पोजीशन को ही धीरे धीरे हम क्या कर रहे थे, इंप्रूव कर रहे थे या उसको वीक कर रहे थे, जिससे कि वो फ्यूचर में चेंज होने के लिए रेडी हो जाए। यहाँ पे ये क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर चेंज या मल्टी डायमेंशन डिसकंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस होता है जो पहले से चला रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, री इंजीनियरिंग, जैसे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पढ़ा होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन उसे कंप्लीटली रेडिकली उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस ही चेंज कर दिया आपने। आपका असेंबली लाइन था, आपने पहले स्विंग मशीन मैनुअल थी, अब आपने सारी ऑटोमेटिक मशीन ला दी। मर्जर एंड एक्विजिशन है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इवोल्यूशनरी चेंज कर रहे हो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या रिवॉल्यूशन चेंज कर रहे हो। कम टू द चेंज प्रोसेस। चेंज प्रोसेस क्या है, किस तरीके से, जनरल फ्रेमवर्क है। वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, लेकिन जनरल फ्रेमवर्क क्या है, सबसे फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई नीड फॉर चेंजेस। मतलब हमें क्या करना है, पहले रिकॉग्नाइज करना है व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या चल रही है और क्या होनी चाहिए। देन सेकेंड इज द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या किया हमने, गैदरिंग डाटा टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए हमने क्या किया, अपने डेटा कलेक्ट किया, सर्वे किया, इंटरव्यू किया, उसके बेसिस पे देन प्लानिंग द चेंज, डेवलप ए स्ट्रेटेजी, सेलेक्टिंग द इंटरवेंशन। अब हमने डायग्नोसिस कर लिया, डेटा कलेक्ट कर दिया, नीड भी पता चल गई, अब हमने एक प्लानिंग करी चेंज के लिए। देन इम्प्लीमेंटेशन चेंज, उस प्लान को हमने एक्शन में किया, ट्रेनिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग। देन स्टेप 5 फीडबैक एंड इवेल्युएशन। अब कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट, व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी में अब आपका डिजायर आउटकम होगा, उसको आप कंपेयर करिए। ऐसे ही साइक्लिकल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट हमेशा इनमें से कभी कट 11 का मॉडल पूछ लेगा, कभी आपको क्वार्टर 8 स्टेप मॉडल पूछ लेगा, कभी फोर्स फील्ड एनालिसिस के कौन से दो फोर्स हैं पूछ लेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये सारे मॉडल हम कवर करेंगे इस डिटेल में। पहला है, हमने देखते हैं अगर सिक्वेंशियल स्टेप बेस्ड मॉडल की बात करें तो हमारा कौन सा है, कट 11 3 स्टेप, फोर्स फील्ड एनालिसिस एंड क्वार्टर 8 स्टेप मॉडल। अगर हम साइक्लिकल मॉडल की बात करें तो एक्शन रिसर्च मॉडल, आपको पता है ये ऑलरेडी मैं HRD यूनिट 3 में कवर कराया है। सिस्टम कैजुअल मॉडल जो कि है वो बुर्के लिटवन मॉडल, जिसमें बताया था कि इतनी सारी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो अभी सारे मॉडल को हम डिटेल में स्टडी। फर्स्ट वन इज द कट 11 3 स्टेप मॉडल। सबसे पहले इनका काम क्या था, इसका कंसेप्ट क्या है कि चेंजिंग ट्रांजिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम टू न्यू वन। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन एक फिक्स है, अब उसको एक नए पोजीशन पे ट्रांसफर करना, ठीक है, उन लोगों को रेडी कराना, उनके बिहेवियर को चेंज कराना, देन मूविंग करना, देन फिर से रीफ्रीजिंग करना, ये है कट 11 का। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका सीक्वेंस क्यों पूछ लेता है कि अभी मैं आप पीबीआई क्यू में देखोगे वो पूछ लेगा कि तीनों को सिस्टमेटिकली लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग क्या है, ब्रेकिंग द करंट स्टेटस की, जो अभी करंट चल रहा है उसको अनफ्रीज करना, उसको उनके बिहेवियर को चैलेंज, उनका एग्जिस्टिंग बिहेवियर उनको चैलेंजिंग करना, उनको प्रिपेयर कराना चेंजेस के लिए, उनको रेडी कराना, उनको मोटिवेट करना कि आप चेंज होइए, क्योंकि अब टाइम है आपका चेंज होने का। टेक्निक्स कौन सी है, इंक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्स, डिक्रीजिंग रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्सेस कौन होते हैं, जो आपको पुश करते हैं किसी भी चेंजेस के लिए। डिक्रीज रिस्ट्रेनिंग फोर्स, जो आपको कंफर्ट जोन में
रखे रहते हैं। तो फर्स्ट वन इज अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब जैसे एक आइस है, वो जमी हुई है, अब हमने क्या करना है, उसको मेल्ट करना है, ठीक है। ये चेंजिंग मूविंग, अब ये ट्रांजिशन फेसेस है, वेयर न्यू बिहेवियर प्रोसेस स्ट्रक्चर आर इम्प्लीमेंटिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें नए बिहेवियर, कोई भी प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो थ्रू द कौन सी टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं हम, ट्रेनिंग, कोचिंग एंड रोल मॉडलिंग। देन थर्ड वन इज द रीफ्रीजिंग। अब हमने उनको बिहेवियर चेंज कर दिया, अब हम उन्हें स्टेबलाइज करेंगे, जो हमने चेंज किया उसको परमानेंट करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जिन जिन लोगों ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बूम आया था बैंक में कि जब एक जो बहुत सारे लोगों को लैपटॉप चलाना नहीं आता था, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था, क्योंकि हमें पता बैंक पहले क्या थी, ब्यूरोक्रेसी थी, मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे चलती थी। तो अब क्या हुआ, एक ट्रेनिंग दी गई, लोगों को बताया गया कि लैपटॉप आपके लिए, कंप्यूटर चलाना बहुत जरूरी है। तो कुछ जिन लोगों ने अडेप्ट कर लिया वो लोग तो सर्वाइव कर गए, और जिन लोगों ने नहीं किया वो जॉब से निकल गए। तो अब जिन लोगों ने लैपटॉप सीख लिया, ठीक है, जिन लोगों ने कंप्यूटर का प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली, अब हम क्या करें, उनको रिफ्रीज कर रहे हैं कि यस आपको आ गया। अब हमने उनको क्या किया, रिवार्डिंग किया, उनको बोनस दिया। जिन जिन लोगों ने अच्छे से लर्न किया उनको बिहेवियर को बेसिस पे रिवॉर्ड दिया एंड इंस्टीट्यूट, और उनके बेसिस पे ही हमने पॉलिसी सेट करती। तो ये था हमारा कट-लेविन 3 स्टेप मॉडल। लुक एट दिस डायग्राम। अनफ्रीजिंग मतलब हम जो उनका बिहेवियर पहले से सेट है उनको ब्रेक कर रहे हैं, ओल्ड हैबिट को। चेंज क्या है, इंप्लीमेंटिंग न्यू बिहेवियर जस्ट लाइक दैट, अब वो जा रहा है। देन रीफ्रीजिंग, अब हमने सॉलिड कर दिया उसके न्यू बिहेवियर को, परमानेंट लॉक कर दिया। ये है कट-लेविन का, ये बहुत जरूरी है एग्जाम के साथ। टू द बुर्के-लिटविन मॉडल, दिस इज द सिस्टम मॉडल। इट इज अ कॉम्प्लेक्स बट it is you can say divide in two category, transformational and transactional. Transformation, top half mission, strategy, leadership, culture, and it's affected by the outside, and bottom half transaction, structure, system, practices. ये क्या होता है, बॉटम अप, ये क्या होते हैं, डे टू डे जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मैनेजमेंट है, उनसे हमारा अफेक्ट होता है। तो इनका क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज है वो डायरेक्टली हमारा किससे लिंक है, परफॉर्मेंस से। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको, ये अपर है, मिशन, स्ट्रेटजी, कल्चर, जो हमारा हमेशा आउटसाइड, जो चेंज होता है आउटसाइड से। ट्रांजेक्शन है जो हमारा चेंज होता है विद इन मैनेजमेंट, उसकी पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन के बेसिस पे। ये सो क्या होता है कि हाउ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज द प्राइमरी इनपुट दैट ट्रिगर द डीप चेंज। मतलब जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो प्राइमरी इनपुट है जो कि हमें चेंज करने के लिए ट्रिगर करते हैं। अगर आपको पता है कि आपका मिशन है, स्ट्रेटजी है, कल्चर है, यही तो हमें ट्रिगर कर रहे हैं चेंज करने के लिए। तो और इन्होंने क्या किया, कॉज इफेक्ट बताया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि इन्वायरमेंट लीड्स टू स्ट्रेटेजी। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ तो आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, लीडरशिप करना पड़ेगा, देन कल्चर, देन लीड्स टू द परफॉर्मेंस, देन इट्स कॉल्ड द कॉज एंड इफेक्ट। ये क्या है, सिस्टम मॉडल है। और आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि रिवॉर्ड जो होता है वो हमारा कल्चर है, वो कौन सा इन्वायरमेंट के अंदर आता है, कौन से फैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजेक्शनल फैक्टर के अंदर आता है। देन कम टू द फोर्स फील्ड एनालिसिस। फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या होती है हमारी, ये चेंज इज रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्स। अगर आपका रिस्ट्रेनिंग फोर्स मोर देन ड्राइविंग फोर्स है तो आप चेंज नहीं होंगे। अगर आपका ड्राइविंग फोर्स मोर देन द रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स जो हमें पुश कर रहे हैं चेंज करने के लिए, जिसकी एडवांटेज ज्यादा है, अगर हम चेंज हो जाएंगे, अगर हम टेक्नोलॉजी लर्न कर जाएंगे तो हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, तो चेंज होना चाहेंगे। पर आपको अगर फियर है कि अगर मैं चेंज हुआ तो मेरी जॉब चली जाएगी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, फैक्टर पुशिंग द चेंज इन इंसेंटिव कंपटीशन। रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या होगा, फैक्टर रेजिस्टिंग चेंज, जो आपको रोक रहे हैं बदल करने से, मतलब बदलाव लाने से। फियर, अपैथी, ओल्ड हैबिट, आप सिस्टमेटिकली इमोशनली इन्वॉल्व हो, आप बदलना नहीं चाहते हो, तो ये कौन से हो गए, रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो गोल क्या है, टू इनेबल चेंज वन मस्ट इंक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्स टू डिक्रीजिंग रिस्ट्रेनिंग फोर्स। हमारा गोल क्या रहेगा, हमें कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज करना है, जस्ट लाइक दैट। ये हमारा स्टेटस क्यू है, मतलब करंट पोजीशन है। ये हमारे ड्राइविंग फोर्स है, इनोवेशन, मार्केट डिमांड, टीम सिनर्जी, कॉस्ट इफिशिएंसी, स्ट्रेटेजिक विजन। और ये क्या है हमारा रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, बजट कंस्ट्रेंट, लेगेसी सिस्टम, रेजिस्टेंस टू चेंज, रेगुलेटरी हर्डल्स, कंपटीटर प्रेशर। तो इस तरीके से अगर ये हमारा ज्यादा होगा तो हम चेंज हो जाएंगे। Then come to the Excel research model. I already discussed in detail Human Resource Development Unit 3 Excel research model. आप जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इसे कवर अप करने की कोशिश करिए। Excel research model क्या है, क्योंकि ये सेम है, ठीक है, ये क्या है, कोलैबोरेटिव डाटा ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में हम इस मॉडल का
यूज करते हैं। ये क्या कोलैबोरेटिव है, डाटा, इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं, उसकी बेसिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसके फीचर क्या है, साइक्लिकल प्रोसेस है, ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस होता है, इसी तरीके से चलता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर से आपने लूप में, तो ये पता होना चाहिए क्या है, साइक्लिकल प्रोसेस। फोकस ऑन डायग्नोसिस बिफोर द एक्शन, सबसे पहले ये डायग्नोसिस पे फोकस करेगा, जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे सर्वे करेगा, देन उसके बेसिस पे प्लानिंग करेगा, देन एक्शन लेगा। क्या क्या साइकिल है, डायग्नोसिस मतलब आपने डेटा को गैदर किया, प्रॉब्लम में नीड एनालिसिस करी, उसके बेसिस पे आपने डायग्नोसिस किया, देन एनालिसिस किया, इंटरप्रेट डाटा टू फाइंड रूट, जो डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे आपने, अच्छा प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। देन फीडबैक, शेयरिंग फाइंडिंग विद द क्लाइंट एम्प्लॉय, जो भी आपके क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, आपने उसके साथ अपनी फाइंडिंग को शेयर किया। देन एक्शन, implementing specific intervention, then evaluation, collective new data to access impact। ठीक है, अब आपने क्या किया, न्यू डेटा को कलेक्ट किया और उनको असेस किया, मतलब उनको इवेल्युएट किया कि क्या इंपैक्ट आ रहा है, फिर से डायग्नोसिस किया, इसी तरीके से कंटिन्यूअस लूप होता है। यहाँ पे मैं आपको ऊपर इसमें एक्सेल रिसर्च मॉडल का डिटेल वर्जन UD3 का लिंक लगा दूंगी, आप देख जस्ट लाइक दिस, डायग्नोसिस, देन एनालिसिस, देन फीडबैक, एक्शन एंड इवैल्यूएशन। कम टू द क्वार्टर स्टेप मॉडल ऑफ चेंजेस, ये बहुत पॉपुलर मॉडल ऑफ चेंजेस है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये क्या है, जॉन कॉटर, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इन्होंने इसके बारे में बताया था। सोर्सेस क्या है, 1996 में इनकी बुक लॉन्च हुई थी, लीडिंग चेंज, उनमें ये डिस्कस हुआ है। कंसेप्ट क्या है, एक कंप्रेहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच टू चेंज दैट फोकस ऑन पीपल लीडरशिप रेदर देन जस्ट अ मैनेजमेंट। इन्होंने बोला सिर्फ हम मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करना है, हमें क्या है, एक कंप्रेहेंसिव है, मतलब एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच है, 360 डिग्री अप्रोच है, जो हमें चेंज करना है, किसके, फोकस पीपल पे भी और लीडरशिप पे, ना कि सिर्फ जस्ट मैनेजमेंट पे। और ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब स्टार्ट किससे होता है, लीडरशिप से। फर्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ क्लाइमेट फॉर चेंज। कभी भी आप चेंजेस लाना चाहते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाइमेट क्रिएट करते हैं, एक इन्वायरमेंट करते हैं लोगों को रेडी करने के लिए, जब भी तो आप एक्शन में चेंज कर पाओगे। तो सबसे फेज 1 में क्या होता है, क्रिएटिंग क्लाइमेट ऑफ चेंज। तो पहला स्टेप जो होता है क्वार्टर एज स्टेप का, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमें क्या करना है, उनके अंदर इतना क्रिएट करना है कि यस आपको चेंज होना पड़ेगा। तो इसमें एक्शन क्या होगा, हेल्प अदर्स सी द नीड फॉर चेंज इमीडिएटली। हमें क्या करना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है, अगर कोई जरूरत है चेंज करने की तो हमें क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है। क्योंकि क्यों करनी है, इफ पीपल डोंट सी द प्रॉब्लम दे वांट चेंज। अगर वो प्रॉब्लम नहीं देखेंगे तो वो चेंज कैसे होंगे। एग्जाम नोट, दिस इज ऑलवेज, अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए तो ये हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप है, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। देन सेकंड स्टेप है बिल्डिंग अ गाइडिंग कोalition। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने ग्रुप के साथ डिस्कस करना, पहले आपने रेडी करवाया, ठीक है, लोगों के अंदर क्रिएट करवाया कि यस हमें नीड है चेंज होने की। देन सेकंड है बिल्ड अ गाइडिंग कोalition, मतलब असेंबलिंग अ ग्रुप विद द इनफ पावर टू लीड। अब हमने ग्रुप के साथ मतलब एक ग्रुप क्रिएट किया, उसके साथ हमने चेंज करने पे डिस्कशन किया, क्योंकि आपको पता है नो सिंगल लीडर कैन डू दिस अलोन, यू नीड टू द टीम विद क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी। कोई एक सिंगल पर्सन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज नहीं कर सकता ना, एक फैमिली की भी बात है, अगर उसमें एक फैमिली में एक पर्सन अगर चेंज करना चाहे उस पूरी फैमिली के सिस्टम को नहीं कर सकता। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, ग्रुप की। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक कंपनी में एक ग्रुप क्रिएट किया। देन स्टेप 3, फॉर्म ए स्ट्रेटेजिक विजन इनिशिएटिव। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट किया। क्लेरिफाई हाउ फ्यूचर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। अब हमने लोगों को समझाने के लिए कि जो अभी आप लाइफ जी रहे हो उससे कितना हम बेटर जी सकते हैं अगर आप चेंज कर लो अपने आप को। वाई, ए क्लियर विजन, सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग एंड मोटिवेट द पीपल। तो ये क्या होगा, क्रिएटिंग द क्लाइमेट चेंज। हमने उनके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी कराई, बिल्डिंग और टीम वर्क के साथ एंड स्ट्रेटेजिक विजन फॉर्म किया। देन टू द फेज 2, इंगेजिंग एंड इनबिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने क्या, उनको इंगेज किया, एनलिस्ट अ वॉलंटियर आर्मी, कम्युनिकेट द विजन। अब हमने क्या किया, जो हमने विजन फ्रेम किया था उससे हमें लोगों को क्या करना कर दिया, कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया, अपने विजन को शेयर करना स्टार्ट कर दिया, एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जितने भी लोग, जब तक आप शेयर नहीं करोगे जब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप चेंज करना चाहते हो। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया। व्हाई, द विजन मस्ट बी अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉय। क्योंकि आप लीडर हो, आप कितना भी चेंज करना चाहो, जब तक लोग एम्प्लॉय को समझ में नहीं आएगा आपका रोड मैप, जब तक वो चेंज नहीं करेंगे। देन स्टेप 5, इनेबल एक्शन बाय रिमूविंग बैरियर्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक्शन लिया, रिमूविंग ऑब्स्टेकल,
जो भी ऑब्स्टिकलाइज सिस्टम, स्ट्रक्चर, पीपल डेट अंडरमाइन द विजन, जो आपके विजन को अंडरमाइन कर रहे थे उन सबको रिमूव कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इंपावर किया पीपल को टू एक्ट ऑन विजन रिक्वायर्ड क्लियरिंग द पाथ। अब लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को अपने पाथ को क्लियर किया और उनके बेसिस पे जो भी विजन रिक्वायर्ड था उनके बेसिस पे हमने क्या किया, उन लोग को आगे जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, हर्डल्स आ रहे थे, उनको रिमूव कर दिया। देन स्टेप 6 है जनरेट शॉर्ट टर्म विन्स। अब प्लान फॉर अ विजिबल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अर्ली ऑन। अब हमने ऐसा नहीं है कि सपोज करो मैं आज मेहनत कर रही हूँ और मुझे कोई 2 साल बाद कहे कि आपने अच्छा काम किया, तो क्या ये मेरे लिए एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है? नहीं। तो ये क्या प्लान क्या होता है, विजिबल परफॉर्मेंस। जैसे अभी हम अगर ट्राई कर रहे हैं आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए, आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए और हम चाहते हैं आप फ्री में JRF की अच्छे से तैयारी कर सकें, तो अभी तो मुझे चाहिए ना रिकॉग्निशन। अगर आप बोलो 2 साल बाद कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया, तो ये क्या मेरे लिए कोई वर्थ इट होगा? नहीं। तो यही होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जनरेट शॉर्ट टर्म विन्स। विन्स प्रोवाइड एविडेंस, सेक्रीफाइस आर वर्थ इट, बिल्ड अ मेमोरी। जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इसकी वर्थ इट होनी चाहिए। देन कम टू द फेज 3, इंप्लीमेंटिंग एंड सस्टेनिंग फॉर द चेंज। अब हमने क्या किया, अब जो भी हमने जनरेट किया था विजन, हमने कम्युनिकेट कर लिया और पाथ भी क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम इम्प्लीमेंट और 7 स्टेप पे सस्टेन एक्सेलरेशन, मतलब यूज इंक्रीज क्रेडिबिलिटी टू चेंज सिस्टम, स्ट्रक्चर, पॉलिसी दे डोंट फिट द विजन। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया चेंज सिस्टम की, स्ट्रक्चरल एंड पॉलिसी की, जो कि हमारे विजन में फिट नहीं हो रही थी। वाई डोंट डिक्लेयर विक्ट्री टू सून, प्रेस हार्डर आफ्टर द फर्स्ट विन। क्योंकि क्यों करा, क्योंकि हमें क्या है, अगर आप जल्दी बोलोगे यस मुझे सब समझ में आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें कभी भी फर्स्ट शॉर्ट टर्म विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। जब तक आप लोग JRF क्रैक करके कमेंट सेक्शन में लिख दोगे जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई क्वालिफाइड JRF, देन इट्स रियली मेक वर्थ इट। तो ये क्या है कि अब हमने क्या किया, सस्टेन एक्सेलरेशन है कि इंक्रीज क्रेडिबिलिटी करी उसकी सिस्टम को, कि और जो फिट नहीं हो रही थी और उनको हमने और करा, जिससे कि लोग आगे से भी सॉल्व कर सके। देन स्टेप 8, इंस्टीट्यूट चेंज, एंकर इन अ कल्चर। अब क्या गया, मेक द चेंज, स्टिक बाय द कनेक्टिंग न्यू बिहेवियर टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। अब हमने चेंज कर दिया, और वाई इफ ए चेंज इजंट रूटेड इन सोशल नॉर्म्स वैल्यू इट विल डिग्रेड सून एज प्रोसेस। क्योंकि हमें क्या करना है, रूट से ही चेंज लेना है। अगर आप ऊपर ही चेंज करोगे, जब तक रूटेड चेंज नहीं होगा तो वो जल्दी चेंज डिग्रेड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब न्यू बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है वो हमें कहां से करना है, उनकी नॉर्म्स और वैल्यू से कनेक्ट करके ही चेंज करना है। तो ये था हमारा क्वार्टर 8 मॉडल, जस्ट लाइक दैट। क्रिएट अर्जेंसी, बताओ कि देखो हेल्प है बाय द अलार्म क्लॉक, ठीक है, ये हमें नीड है। देन बिल्डिंग कोएलिशन, अब आपने क्या किया, लोगों के साथ ग्रुपिंग स्टार्ट करी। देन फॉर्म अ विजन, देन आपने कम्युनिकेट करा विजन। देन इंपावर एक्शन, मतलब लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, मतलब जो भी हर्डल्स थे उनको हटाना स्टार्ट करा। क्रिएट अ शॉर्ट टर्म विन, जो भी आपने शॉर्ट टर्म अचीवमेंट किया उसके। एंड देन कंसोलिडेटेड गेन, जैसे आप पहले यहाँ थे फिर और हर्डल्स आए, इंक्रीज कर दिया, तो जैसे और है। एंकरिंग कल्चर, अब आपने रूट के बेसिस पे अपनी वैल्यू को इंप्रूव कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस टू चेंज, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है डिस्ट्रप्शन ऑफ स्टेटस क्यू। क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग चेंज नहीं होना चाहता, जो जैसा है वो वैसा ही बना रहना चाहता है। तो एक क्या, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है ना। जैसे आपसे अभी कोई बोले कि जाओ, आपको एक यूनिवर्सिटी में एक सेटअप में आप एक रूम में ही स्टडी कर रहे हो, कोई बोले आप जाके 4th फ्लोर पे जाके अब आपकी वहां से क्लास लगेगी, तो कहीं ना कहीं वहां भी आपको एक डिस्टर्बिंग फीलिंग होगा कि ऐसा क्यों, हम तो जैसे थे वैसे ही ठीक है। तो इट्स कॉल्ड द रेजिस्टेंस टू चेंज, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, या तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे या ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस होंगे। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या होंगे, हैबिट, कंफर्ट जोन। जब हम एक जगह पे एक जैसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें कंफर्ट जोन हो जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर, फियर ऑफ पे कट एंड डिमोशन, अगर आप चेंज हुए तो कहीं आपका डिमोशन ना हो जाए या फिर आपका पे कट ना हो जाए। सिक्योरिटी, फियर ऑफ जॉब लॉस, ठीक है, आपको जॉब लॉस ना हो जाए। एंड फियर ऑफ अननोन, क्योंकि आपको पता नहीं फ्यूचर क्या है। तो ये होते हैं हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये हमें चेंज करने से अपने आप को रोकते हैं। देन कम टू द ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रक्चर इनर्शिया, जो वहां की रिजिड पॉलिसी है, स्ट्रक्चर, रूल, रेगुलेशन है, वो भी हम चेंज करने नहीं रोकती हैं। लिमिटेड फोकस ऑफ
चेंजेस, चेंजिंग वन पार्ट अफेक्ट द अदर। आपको पता है कि एक पार्ट पे अगर आप चेंजेस करो तो दूसरे पार्ट पे ऑटोमेटिकली अफेक्ट होता है। देन ग्रुप इनर्शिया, ग्रुप नॉर्म, रेजिस्टेंस, जब आप एक ग्रुप के साथ रहते हो, आप बोले आपसे कि नहीं अब आपको इन ग्रुप के साथ काम नहीं करना है, एक नई टीम के साथ काम करना है, ये भी हमें रेजिस्ट करता है। देन थ्रेट टू एक्सपर्टीज और एस्टेब्लिश पावर रिलेशनशिप, आपको ये भी थ्रेट रहता है कि कोई आपके ऊपर कोई एक्सपर्टीज ना हो जाए और आपका जो पावर रिलेशनशिप जो कंटिन्यूस में चल रहा है, अब आप नई जोन में जाओगे वहां पे एक सबऑर्डिनेट बन के ना रह जाए। तो ये है रेजिस्टेंस टू चेंज। अब हम कौन सी स्ट्रेटेजी है जिनसे हम अपनी रेजिस्टेंस को रोक सकते हैं, मतलब हमें चेंज होने के लिए रेडी हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। आपको पता है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो लाइफ में कितने भी चेंजेस आए आप इजिली अडेप्ट कर लोगे। तो और कम्युनिकेशन, जब ड्यू टू द लोग अपने आप को बदलना कब नहीं चाहते, जब उनके पास इंफॉर्मेशन लैक होती है, जब उनके पास इंफॉर्मेशन लेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, कैसे आप कर सकते हो, कॉर्टर एंड सिल्सर ने कही थी कि सबसे पहले आप उन्हें एजुकेट करो, उन्हें कम्युनिकेट करो, उन्हें बताओ कि अगर आप चेंज होंगे तो इनसे इतने सारे फायदे होंगे, आपकी लाइफ स्टाइल बेटर हो जाएगी। देन पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, बेस्ट वेल इनिशिएटेड नीड टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम रजिस्ट्रार एंड इंक्रीज कमिटमेंट। तो हमेशा अब क्या करो, लोगों को पार्टिसिपेट करो, जो कोई भी डिसीजन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों से कहो कि यस आप इनिशिएट करो, या फिर आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ बैठ के उनका इन्वॉल्वमेंट करो और उनके बारे में डिस्कशन करो। देन थर्ड इज द फैसिलिटेशन सपोर्ट, बेस्ट व्हेन रेजिस्टेंस ड्यू टू द, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, एंजाइटी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज और फियर के द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें काउंसलिंग दे सकते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। फोर्थ वन इज द नेगोशिएशन एंड अग्रीमेंट, बेस्ट व्हेन स्पेस, ये कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ पे स्पेस पे ग्रुप लॉस आउट एंड हिज पावर इज रिस्ट, कहीं ना कहीं एक ग्रुप लॉस आउट होता जा रहा है और उसकी पावर, अपनी पावर को, उतनी पावर को वो सेव करना चाहते हो, तो वहां पे क्या कर सकते हो, आप नेगोशिएट कर सकते हो अग्रीमेंट के बेसिस पे। देन फिफ्थ इज मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन क्या है आपका, मैनिपुलेशन कॉपटेशन, मतलब बाइंग ऑफ लीडर ऑफ रेजिस्टेंस हाई रिस्क, कहीं ना कहीं उन्हें क्या करो, मैनिपुलेट करो, ठीक है, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करो कि यस आपको चेंज होना चाहिए। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कोएर्सन यूजिंग थ्रेट्स, ये ऐसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेटजी भी फॉलो करते हैं। ट्रांसफर, लॉस ऑफ प्रमोशन व्हेन स्पीड इज एसेंशियल, जब आपको लगता है चेंजेस बहुत जरूरी है, जब कोई इंप्लॉय चेंज नहीं हो सकता, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें थ्रेट्स दे सकते हो कि हम आपका ट्रांसफर करा देंगे या आपका प्रमोशन रोक देंगे। तो ये सारी स्ट्रेटजी है रेजिस्टेंस को ओवरकम के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। अब हमने क्या पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, प्रोसेस एंड मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, और उनसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है, ये क्या एक लॉन्ग रेंज इफर्ट है, कुछ शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन एक वास्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन किससे बनी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल से, इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिस, पॉलिसी, बीवी, इन सबसे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है। तो अब ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज इफर्ट टू improve organization problem solving, renewal process and particular through a more effective and collaborative management of organization culture। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है, फ्रेंच बेल ने दी थी ये डेफिनेशन, आपको पता होना चाहिए। ये क्या करती है, एक लॉन्ग रेंज इफर्ट है, इसमें मतलब हमें बहुत टाइम तक मेहनत करनी पड़ती है कि क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या उनके प्रोसेस को रिन्यूअल करने के लिए, या उनको मोर इफेक्टिव करने के लिए, कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या फोकस करता है। इट इज नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग और वन टाइम फिक्स, ऐसा नहीं कि एक बार आपने ट्रेनिंग दे दी और आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो गया या फिक्स हो गया, नो, इट्स नॉट अ जस्ट अ ट्रेनिंग एंड इट्स अ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ब्रॉड रेंज होता है ना, ट्रेनिंग होती है, अपनी स्पेसिफिक स्किल की नीड ट्रेनिंग दी और वो लर्न हो गया, जस्ट अ ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या होता है, फ्यूचर पोटेंशियल को देख के, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आने वाली है उनके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट करते हैं। इट फोकस ऑन ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, ये किस पे फोकस करती है, कल्चर, वैल्यू, रिलेशन। It utilize behavior science knowledge, psychology, sociology and anthropology। गोल क्या है, इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, टू अलाइन इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो हमारा इंडिविजुअल गोल है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अलाइन करने के लिए। तो इट्स कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक एंड अजम्पशन क्या है,
अगर हम मान के चले कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के क्या जंक्शन हो सकते हैं, एक सिस्टमेटिक ओरिएंटेशन है। हमेशा याद रखना ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है, एक प्लान एफर्ट है, ठीक है, अनप्लान नहीं है। सिस्टमेटिक ओरिएंटेशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। चेंज, अगर एक पार्ट को चेंज करोगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आप कार का एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक कार है, ठीक है, अगर आपने उस एक पहिए को निकाला तो पूरी कार हमारी खराब हो जाएगी, वो नहीं चल सकती। जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन इंटरकनेक्टेड है, आपका हर एक पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है। सेकंड है चेंज एजेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं ओडी ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व फैसिलिटेटर, चेंज एजेंट या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। देन थर्ड इज द एक्शन रिसर्च, क्योंकि ये किसके बेसिस पे, डाटा ड्राइवन है। ये क्या करता है, प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करता है, एक्शन लेता है, देन रिजल्ट को इवेल्युएट करना है। देन फोर्थ है ह्यूमनिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, बिलीव करता है पीपल वांट टू ग्रो एंड कंट्रीब्यूट। कब ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट कर सकते हो, जब लोग भी चाहेंगे हाँ हमें भी आगे बढ़ना है। एंड emphasis ऑन कोलैबोरेशन, ट्रस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन, ये क्यों करता है, जिससे कि वो इजिली चेंज हो सके। देन फिफ्थ इज द लॉन्ग टर्म इफर्ट, क्या है, ओडी इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूव, नॉट अ क्विक फिक्स। ये क्या लॉन्ग टर्म में, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हम जल्दी इसको फिक्स नहीं कर सकते, इट्स अ टाइम टेकिंग। ओडी प्रोसेस क्या होती है, अब किस तरीके से हम एक जनरल अगर बात करें तो क्या है ओडी प्रोसेस। सबसे पहले एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर ये थोड़ा सा पार्ट आप एचआरडी यूनिट 3 में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक्सेल रिसर्च मॉडल वहां पे जाके देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, जब आप इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट करते हो बिटवीन द कंसल्टेंट एंड क्लाइंट, डिफाइन स्कोप एंड एक्सपेक्टेशन। ये कब का है, जब आपको लगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहीं ना कहीं कंसल्ट किसके साथ करोगे, क्लाइंट, ठीक है, कंसल्टेंट कहलाएगा जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो हमारा एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हमारे स्कोप क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बेसिस पे। तो अब हमने क्या किया, एक तरह का एंट्री कर ली, स्टार्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब एक तरह का साइकोलॉजिकल होता है कि जो भी मेरी डेटा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, आप कहीं भी जाके लीक नहीं कर सकते हो। देन सेकंड है डेटा कलेक्शन एंड डायग्नोसिस। अब क्या किया, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, गैदर इन्फॉर्मेशन की थ्रू द इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंड द रूट प्रॉब्लम। एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ग्रोथ नहीं कर रही, या फिर मैं सोचूं कि जहां पे हम काम करें वहां पे हमारे लोग अच्छे से जॉब क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा डाटा कलेक्शन, डायग्नोसिस, देन फीडबैक, रिटर्निंग द एनालिसिस डाटा, देन क्लाइंट सिस्टम क्रिएट अवेयरनेस ऑफ ओनरशिप। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे उसके बारे में हमने रिटर्न, जो हमने डेटा को गैदर किया, डायग्नोसिस किया, उसके बाद हमने क्या किया, उस लोगों को उसके बारे में बताया, फीडबैक दिया। देन एक्शन प्लानिंग, अब हमने प्लानिंग करी कि क्या हमें जो हमारी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस लेने लिए, मतलब जो डायग्नोसिस किया है प्रॉब्लम का, उसके लिए हमने क्या किया, एक डिजाइन इंटरवेंशन किया, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इंडिविजुअल लेवल और ग्रुप लेवल। देन इंटरवेंशन, अब आपने स्पेसिफिक चेंज एक्टिविटी इंक्लूड कर दी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देन इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप, असेसिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अब आपने देखा उसका इंटरवेंशन का क्या इफेक्ट पड़ा आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये क्या हमारा ओडी प्रोसेस है। तो अगर कभी वो एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो आपको पता होना कि फर्स्ट स्टेप इज एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि जब तुम एंट्री करोगे जब ही आपका होगा। देन कम टू द रोल ऑफ ऑडी प्रैक्टिशनर, कौन है, मतलब ऑडी प्रैक्टिशनर क्या रोल है। तो सबसे पहले हमें पता चाहिए वो आर दे, कौन होते हैं। ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट, जो कि मैंने बता दिया आपको, जो हम बाहर से आए करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी एक्सपर्टीज होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं। इंटरनल कौन हो सकते हैं, एचआर स्पेशलिस्ट, ओडी स्पेशलिस्ट, ब्रिंग नॉलेज एंड कल्चर पॉलिटिक्स। की कंपिटेंसी क्या होती है, क्योंकि अब इनके पास जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर रहे हैं, जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, उनके पास कुछ तो कंपिटेंसी होनी चाहिए। जैसे डायग्नोसिस, एबिलिटी टू सी द रियल प्रॉब्लम, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को जान पाए। इंटरवेंशन, नोइंग विच टूल इज बेस्ट फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन सा टूल हमें यूज करना है, कब हमें सर्वे करना है, कब हमें फोकस ग्रुप करना है, कब हमें टी ग्रुप करना है, कब हमें टीम बिल्डिंग करनी है। प्रोसेस कंसल्टेशन, हेल्पिंग द क्लाइंट परसीव, अंडरस्टैंड, एक्ट ऑन प्रोसेस। प्रोसेस कंसल्टेशन कहता है हम उनकी हेल्प करते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, कि जो इवेंट हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, हम उनको हेल्प करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे। ये रोल होते हैं ओडी प्रैक्टिशनर के। अब आते हैं हम, जो हमारा मेन है ओडी इंटरवेंशन, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन ओवरव्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले ओडी इंटरवेंशन होता क्या है। ओडी इंटरवेंशन होता है हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी
यूज इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन टू इम्प्रूव सोशल और टास्क परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर हम एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूव हो सके, सोशल या टास्क परफॉर्मेंस हो, उनकी वैल्यू को इम्प्रूव करना हो, उनके गोल को क्लियर करना हो, तो हम कहीं ना कहीं उसमें चेंज करते हैं थ्रू द इंटरवेंशन। अब ये टारगेट के बेसिस पे करते हैं कि अगर हम पर्सन को टारगेट कर रहे हैं तो हम कौन सा फॉलो करेंगे, इंडिविजुअल लेवल। इंट्रा पर्सनल मतलब विद इन ग्रुप लेवल को टारगेट करना है तो फोकस किस पर करेंगे, टीम एंड टीयर रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या है हमारा, फोकस ऑन एंटायर सिस्टम और लार्ज सब सिस्टम या सिस्टम वाइड। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाई वन। फर्स्ट देखो इंडिविजुअल लेवल में फर्स्ट है हमारा इंट्रापर्सनल, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, लाइफ करियर एंड प्लानिंग एंड रोल एनालिसिस टेक्निक। ग्रुप लेवल में हम पढ़ेंगे इंटरपर्सनल, मतलब जो हम दूसरों के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं देन इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल। जब इंटरेक्ट बिटवीन अदर पर्सन इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल जब विद इन हम करते हैं तो वो कहलाएगा इंटरपर्सन। जो प्रोसेस कंसल्टेशन जो आई सेंड दिए थे, थर्ड पार्टी पीस मेकिंग, टीम बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हम पढ़ेंगे सर्वे फीडबैक, ग्रिगोडी, ब्लैक एंड माउंट, ऑलरेडी हम लीडरशिप स्टाइल में पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर रीडिजाइन, वर्क डिजाइन, क्वालिटी वर्क लाइफ, ये पढ़। फर्स्ट स्टार्ट विद द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ये हमारा, ये अब एग्जाम के हिसाब से पढ़िए आप कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसने दी थी, या आपसे पूछे टी ग्रुप किसने दी थी, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कर्ट लेविन। इससे कंसेप्ट ये एसोसिएट है। तो ये किस किस नाम से जानी जाती है, लेबोरेटरी ट्रेनिंग, एनकाउंटर ग्रुप, टी ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन नाम पूछा जाए तो आपको पता होनी चाहिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, इनका सबका कंसेप्ट सेम है। प्रोपोनेंट कौन है, कर्ट लेविन है एंड नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी है, ठीक है, एनटी है। कंसेप्ट क्या है, एक अनस्ट्रक्चर है, अभी इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं, अनस्ट्रक्चर है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है अमॉन्ग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली 10 to 50। इसमें क्या करते हैं, एक हम 10 से 15 लोगों को, स्ट्रेंजर को एक साथ हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। ना तो इसमें कोई एजेंडा होता है, ना इसमें कोई लीडर होता है, ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, जस्ट लाइक अ ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जोहारी विंडो जैसे हमने आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, ट्रांजेक्शन एनालिसिस में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग वंस ऑन बिहेवियर, इनकी सोशल सेंसिटिविटी, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग हाउ वन बिहेवियर अफेक्ट अदर। मतलब दोनों, अपना भी और हमारा बिहेवियर क्या अफेक्ट करता है दूसरों पर, वो भी हमें जानना चाहिए। देन रिड्यूस इंटरपर्सनल फ्रिक्शन, जो इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट आते हैं उनको ये रिड्यूस करता है। तो इसकी 3 स्टेजेस होती है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट है अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग क्या होता है कि हम लोगों को क्या करते हैं, उनको अनफ्रीज करते हैं, जो पहले से उनका जो सेट है, जो पहले से उनका बिहेवियर है, उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं उनको। ये क्या होता है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट एंजाइटी, डिस्कम्फर्टिंग, ब्रेकिंग, कहीं ना कहीं हम ब्रेकिंग डाउन करते हैं जो भी हम पहले से करते हैं। तो ये क्या, अनफ्रीज कर रहे हैं कि जो अब वो एंजाइटी फील कर रहा है ना, कोई भी पहले से सेट है, अब आपसे बोलो कि आपको ये बिहेवियर चेंज करना है, तो ये क्या हो, अनफ्रीज है, जो आपके बिहेवियर में तैयारी करते हैं। देन मूविंग, पार्टिसिपेंट रिसीव ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम द अदर, ठीक है, दे एक्सपेरिमेंट विद द न्यू बिहेवियर। देन फ्री फ्रीजिंग, अब पार्टिसिपेंट ने जो भी नया चीज सीखा, अब उनको क्या करेंगे, अब उनको परमानेंट करेंगे, इंसाइट एंड ट्राई टू अप्लाई देम। तो पार्टिसिपेंट इंटरलाइज the new insight and try to apply them in permanent organization। अब आता है हमारा लाइफ एंड करियर प्लानिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हो गया, सेकंड है लाइफ एंड करियर प्लानिंग। क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल फोकस ऑन देयर लाइफ गोल एंड करियर ऑब्जेक्टिव एंड पर्सन। क्योंकि हम ओडी इंटरवेंशन तो इंडिविजुअल लेवल पर किसकी कर रहे हैं, एक पर्सन की कर रहे हैं ना, तो पर्सन की कैसे कर सकते हैं, थ्रू द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। लाइफ एंड करियर प्लानिंग के बेसिस पे उनका गोल है उनको क्लियर कर सकते हैं, उनके करियर ऑब्जेक्टिव को, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट ऑपरेट द बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल इंडिविजुअल गोल शुड अलाइन। क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, सपोज करो मेरा गोल टीचिंग ना हो, अब मैं एक यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हूँ, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल हो सकता है, नहीं। जब मेरा भी गोल पढ़ाना, यूनिवर्सिटी का भी गोल, हायर एकेडमिक जो रिजल्ट है वो आएगा जब हम दोनों का गोल सेम रहेगा। की फोकस हेल्पिंग एम्प्लॉय नेविगेट कैरियर ट्रांजिशन, मिड लाइफ क्राइसिस, प्रमोशन, रिटायरमेंट। किस पर फोकस करता है कि जो उनके कैरियर ट्रांजिशन आते हैं, सपोज करो मिड लाइफ क्राइसिस आ गया, जैसे कोरोना आ गया, या प्रमोशन हो गया, या रिटायरमेंट हो गया, तो उन पर फोकस करता है। इंटीग्रेटिंग वर्क एंड लाइफ रेदर देन ट्रीटिंग देम एज ए सेपरेट। हम इंटीग्रेट करके चलते हैं जो हमारा वर्क है और हमारा जो लाइफ है, तभी तो कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, ना कि हम उन्हें अलग अलग करके चलते हैं। इसमें क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले लाइफ लाइन एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम लाइफ लाइन एक्सरसाइज कहोगे, पार्टिसिपेटिंग इन ड्रॉ लाइन रिप्रेजेंटिंग देयर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ,
मार्किंग हाई एंड लो टू आइडेंटिफाई पैटर्न। तो हमने क्या एक लाइफ लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे हमारा बर्थ हुआ है, बर्थ टू डेथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की भी लाइफ साइकिल होती है ना, हाई एंड लो, मतलब कहाँ आप बहुत ज्यादा पीक पे थे, कहाँ आप बहुत ज्यादा डाउन में थे, ऑर्गेनाइजेशन का है। देन करियर एंकर, जो कि आपको पता है एजेस साइन ने दिए थे, उन्होंने 4 करियर एंकर्स दिए थे। आइडेंटिफाई व्हाट द पर्सन विल नॉट गिव अप, कौन से करियर एंकर है जिसमें उन्हें बहुत इंटरेस्ट है। सबसे पहले आपने करियर की लाइफ लाइन कर दी, ये आपका फेज चल रहा है। देन अपने आप किस में, आपका ऑटोनॉमी है या सिक्योरिटी या टेक्निकल है या कॉम्पिटेंसी है, तो ये एग्जाम में पूछ लेता है। गोल सेटिंग, अब आप लिखो राइट स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव, कहाँ पे आप जाना चाहते हो। देन उसके बेसिस पर हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करना है, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग द मूव नीडेड टू रीच दोज पीपल। तो ये इसी तरीके से हम लाइफ एंड करियर प्लानिंग इंडिविजुअल लेवल पे इंटरवेंशन कर सकते हैं। देन कम टू द कोचिंग एंड काउंसलिंग। कोचिंग क्या है, सबको पता है, स्किल एंड परफॉर्मेंस फोकस। जहां पे हमें कोई एग्जाम होता है तो आप कोचिंग करते हो ना, यही होती है कोचिंग। फ्यूचर ओरिएंटेड होती है टू इंप्रूव स्पेसिफिक स्किल और जॉब, एक स्पेसिफिक स्किल को इंप्रूव करने की, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे और आपको लगता है कि आप ऐसी कंपनी काम करो जो बहुत डेटा एनालिसिस है और आपको एक्सेल एडवांस नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, कोचिंग मिल जाएगी आपको एडवांस एक्सेल को सीखने की। रोल क्या हो, कोच यूजुअली मैनेजर, कौन हो सकता है, मैनेजर होगा या एक्सटर्नल एक्सपर्ट होगा, जो आपको डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, ट्रेन करेगा कि हाउ टू डू टास्क का बेटर, कैसे हम बेटर कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, इसका प्रोसेस हो सकता है आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस गैप। सबसे पहले परफॉर्मेंस गैप को आइडेंटिफाई करूंगा, अभी क्या है और क्या होना चाहिए, ठीक है। देन डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट स्किल, अगर आप इस जैसे फॉर एग्जांपल आप नेट की तैयारी करो, आपने पिछली बार जो नेट का एग्जाम दिया वो निकला नहीं, तो अब आप गैप करो कि आपका नेट का एग्जाम क्यों नहीं निकला, ठीक है, जेआरएफ क्यों नहीं निकला। तो आपने, आपको एक पार्ट था, हो सकता है वो भी बहुत थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बहुत डिटेलिंग है, आपने उस यूनिट को छोड़ दिया हो, अब आपको पता चल गया, अब आपको क्या करना, ओबी के यूनिट 4 अच्छे से पढ़नी है। तो हमने क्या किया, करेक्ट स्किल की है, देन प्रैक्टिस करी, देन फीडबैक करी, और फिर पता चला एग्जाम नेक्स्ट टाइम में आपका जेआरएफ निकल गया। तो दिस इज द कोचिंग। देन कम टू द काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होती है, प्रॉब्लम इमोशनल फोकस। कोचिंग की थी आपकी टास्क फोकस, परफॉर्मेंस फोकस, एंड काउंसलिंग है प्रॉब्लम इमोशनल फोकस। ये क्या है, पास्ट प्रेजेंट ओरिएंटेड हो सकती है, क्योंकि आप पास्ट में सफर कर रहे हो उसकी सॉल्यूशन के लिए, या प्रेजेंट में जो कर रहे हो उसके। इसका गोल क्या होता है, टू हेल्प एन एम्प्लॉय ओवरकम पर्सनल इमोशनल बैरियर टू द अफेक्टेड। कहीं ना कहीं आप पर्सनली अगर अच्छे नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल, स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट, फैमिली इशू। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा बर्नआउट क्या होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बर्नआउट के बारे में पढ़ा है। रोल, द काउंसलर लिसन, सपोर्ट, हेल्प द एम्प्लॉय सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। अब काउंसलर क्या करता है, उनकी सुनता है, उनको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है एम्प्लॉय को, जैसे कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके। तो इसकी की टेक्निक क्या होगी, एक्टिव लिसनिंग है, नॉन डायरेक्ट, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, आप बस उसको सुनो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना परेशान है, वो इतना इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है, अगर आप उसकी नहीं सुनोगे तो वो अच्छे से कंसोल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग करनी है। देन कम टू द रोल एनालिसिस टेक्निक, रैट। ये किसने दी थी, डेल थॉमस ने दी थी। ये यूज किया था जब इंडिविजुअल रोल एम्बिगस है, जब किसी का रोल क्लियर ही नहीं है, अनक्लियर है। तो यहाँ पे क्या, वेयर देयर इज अ कन्फ्लिक्ट अबाउट हु डज व्हाट। आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने रोल वो पढ़ाए थे उड़ाई परी के रोल स्ट्रेस 10 पढ़ाए थे, तो उसमें एक था ना रोल एनालिसिस टेक्निक, रोल क्लियर नहीं था। तो ये कब होता है, जब आपका रोल क्लियर नहीं हो, आपको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है लाइफ में। तो ये क्लैरिफाई क्या करता है, फोकल रोल, पर्सन का जॉब बाय नेगोशिएटेड द रोल सेंडर, जो बॉस ने जो आपको रोल दे रखा है, आपके पीएन ने, सबऑर्डिनेटर ने, और जो आपका खुद का जॉब है उससे नेगोशिएट करके ये उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है, जिससे आपको पता चलना चाहिए कि आपका एक्चुअल में काम क्या है। इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोल एनालिसिस करेंगे। रोल एनालिसिस क्या है, द फोकल रोल इनकॉम्बिनेट लिस्ट देयर ड्यूटी एज दे सी द। सबसे पहले अपना फोकल रोल, मतलब जो पर्सन का रोल है, उसके बेसिस पर उसने एक लिस्ट बना दी जो उसकी ड्यूटी है, जिस तरीके से मेरे रोल में ये ड्यूटी होनी चाहिए। देन एक्सपेक्टेशन डिस्कशन। अब हमने क्या किया, जो रोल सेंडर है, जो बॉस है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उससे हमने क्या किया, उसकी एक्सपेक्टेशन को देखा कि उसकी क्या है। देन कंसेशन, बोथ पार्टी नेगोशिएट अग्री द कोर ड्यूटी, जो परफेक्ट हो हमारे रोल के लिए, जो प्रोफाइल है रोल के लिए। देन राइटिंग द रोल प्रोफाइल। अब आप रिटन समरी लिख दी है, क्रिएटेड टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम। तो ये इस तरीके से हम रोल एनालिसिस टेक्निक के थ्रू आपका रोल क्लियर कर सकते हैं। अब हमने यही सारी पढ़ा। फर्स्ट पढ़ा हमने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जैसे हमने इसके प्राइमरी टारगेट क्या था, सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी, जो दूसरों को हमारा बिहेवियर। ये किसने, इसको कीवर्ड क्या होते हैं, कर्ट लेविन, नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी, ऑन स्ट्रक्चर हियर एंड नाउ पर फोकस है, अभी यहाँ और अभी। ट्रांजेक्शन एनालिसिस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन,
जो कि एरिक बर्न ने पेरेंट एडल्ट चाइल्ड, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। करियर प्लानिंग, फ्यूचर अलाइनमेंट, करियर एंकर्स, सेन, लाइफ लाइन, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड रेट रोल एनालिसिस में रोल क्लियरिटी, ये किसने दी थे, हमारे डेल एंड थॉमस ने दी थे। तो ये हमारा इंडिविजुअल लेवल इंटरवेंशन फिनिश हुआ। अब आएंगे हम ग्रुप लेवल इंटरवेंशन पे। ग्रुप लेवल ओडी इंटरवेंशन, ये क्या, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होती है, जब हम दूसरों से कम्युनिकेट करते, इंटरेक्ट करते, तब हमारा किस तरीके से हमें चेंजेस ला सकते हैं। दीज इंटरवेंशन फोकस ऑन इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क ग्रुप, टीम एंड पीयर रिलेशनशिप। इससे क्या हो सकता है, हम ग्रुप थिंक एंड ग्रुप शिफ्ट से भी बच सकते हैं। तो ये फोकस किस पर करती है, जब हम ग्रुप के साथ काम करते हैं तो हम कैसे सिनर्जी क्रिएट करें। देन फर्स्ट इज द प्रोसेस कंसल्टेशन। प्रोसेस कंसल्टेशन ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके देखिएगा। प्रोसेस कंसल्टेशन में क्या है कि हम एक जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, वो खुद ही आपको गाइड करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। प्रोसेस है कंसल्ट करने का। तो सेट ऑफ एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ कंसल्टेंट दैट हेल्प द क्लाइंट टू, हेल्प करता है क्लाइंट की परसीव करे, अंडरस्टैंड करे, एक्ट अपॉन प्रोसेस विच ऑकर इन द क्लाइंट इन्वायरमेंट। क्योंकि आपको पता है क्लाइंट से बेटर कौन जानेगा, तो वो अपने इन्वायरमेंट को देखे, अंडरस्टैंड करे और उसके बेसिस पे एक्ट करे। इसने दो दिए थे हमारे, कंटेंट वर्सेस प्रोसेस। कंटेंट क्या है, व्हाट द ग्रुप इज डिस्कसिंग, सेल्स फिगर एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यही कंटेंट हो गया। प्रोसेस, हाउ द ग्रुप इज डिस्कसिंग, who talk the most, who interrupt, how decision are made। तो ये दो के बेसिस पे कंटेंट वर्सेस प्रोसेस। रोल ऑफ कंसल्टेंट क्या होता है, कंसल्टेंट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। मैंने बताया ना, कंसल्टेंट यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, ये याद रखिएगा। प्रोसेस कंसल्टेंट में ये क्या करता है, हेल्प करता है ग्रुप को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे, उन्हें गाइड करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएट है। यहाँ पे कंसल्टेंट आपको खुद नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमारा जो क्लाइंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है, जो सॉल्व कर रहा है, वो खुद फ्यूचर में कर सकता है। क्या ऑब्जर्व करता है, कम्युनिकेशन। जैसे प्रोसेस है, who talk to whom, who is silent, member role, who is leader, who is broker, group norms, implicit rule of behavior, decision making is by the vote, consensus and authority। इन सब चीजों की बेसिस पर वो हम क्या कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट सीइंग द हिडन डायनामिक्स। तो हम ये कंटेंट पे नहीं, कंटेंट तो ये हो गया हमारे जो विजिबल है, प्रोसेस पे फोकस करते हैं। प्रोसेस, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या है, ग्रुप नॉर्म्स क्या है, कौन लीडर है, कौन सुन रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, कौन कन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहा है, इसके बेसिस पे हम इस इंटरनल डायनामिक्स को देखते हैं, जो हिडन डायनामिक्स है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मतलब हाउ यू डिस्कस, हाउ यू से, हाउ यू डिसीजन मेकिंग, वी फोकस ऑन प्रोसेस। Then come to the second intervention of group. It's a team building. Team building क्या होती है, conscious effort to help a group analysis a task performance and interpersonal relationship to improve effectiveness। तो ये क्या है, कॉन्शियस इफर्ट है, जो हम क्या करते हैं, ग्रुप की हेल्प करते हैं। ठीक है, उसको एनालिसिस करें, एफर्ट टू हेल्प अ ग्रुप एनालिसिस, अपना टास्क परफॉर्मेंस देके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे एक साथ के ग्रुप के साथ क्यों करते हैं, ये सब हम अपने इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। टाइप क्या हो सकते हैं टीम को, आई ऑलरेडी डिस्कस इन टीम टॉपिक इन यूनिट 3, यू कैन गो एंड वॉच देयर वीडियो। फैमिली ग्रुप, इंटैक्ट वर्क टीम, बॉस प्लस सबऑर्डिनेट, मोस्ट कॉमन टारगेट। तो फैमिली ग्रुप क्या है, टाइप ऑफ टीम में इंटैक्ट वर्क टीम, मतलब बॉस और सबऑर्डिनेट जो मोस्टली होती है। ठीक है, स्पेशल ग्रुप क्या होते हैं, टास्क फोर्स, कमेटी, क्रॉस फंक्शनल, क्रिएटेड बाई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं वो स्पेशल ग्रुप कहलाते हैं। फैमिली ग्रुप जो नॉर्मल होता है हमारा, जो एक साथ हम पूरा कंटिन्यूस काम कर सकते हैं, बॉस और सबऑर्डिनेट होते हैं, वो हमारा फैमिली ग्रुप कहलाता है। द साइकिल क्या होती है, कैसे हमारा होता है, तो सबसे पहले डायग्नोसिस मीटिंग, वेयर आर वी नाउ, गेटिंग इशू आउट इट ओपन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटिंग कंडक्ट करेंगे और उस इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। देन प्लान ऑफ एक्शन, वेयर डू यू वांट, कहाँ अभी हैं, फिर हम क्या चाहते हैं, हमने एक गोल सेट किया। देन रोल एनालिसिस, आपको पता है रोल एनालिसिस टेक्निक के थ्रू हम यूज करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे रोल्स को। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग, उस मैट्रिक्स के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड, इन्फॉर्मेड टू डिफाइन द डिसीजन। ये जो यूजिंग रेसी मैट्रिक्स करेंगे, तो कभी कभी पूछ लेगा फुल फॉर्म, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड कंसल्टेंट टू डिफाइन डिसीजन। देन गोल, गोल क्या रहेगा, ट्रस्ट होगा, जब भी तो आप टीम बिल्डिंग में काम कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हो। ओपननेस होगा, सबसे साथ कोई भी हिडन पॉलिटिक्स नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करेंगे। क्लैरिफाई रोल एंड रिड्यूस एम्बिग्यूटी। देन टीम बिल्डिंग साइकिल क्या है, डायग्नोस्टिक मीटिंग, वेयर आर वी नाउ, फिर हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं, देन रोल क्लैरिटी, देन रिस्पॉन्सिबल चार्टिंग,
इस तरीके से हम क्या करते हैं, टीम बिल्डिंग साइकिल को डेवलप करते हैं। देन कम टू द थर्ड पार्टी पीस मेकिंग। आपको इसके नाम से पता चल जाओगे, जो थर्ड पार्टी को हम हायर करते हैं कि जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। ये प्रोपोनेंट किसने दी थी, आर ई वॉल्टन ने। ये टारगेट क्या था, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल। जब दो पीपल के बीच में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, दो सब ग्रुप के बेसिस पे आ जाए, तब हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को कंसल्ट करते हैं। किसके लिए, कन्फ्रंटेशन मीटिंग के लिए। तो बेस्ड ऑन आइडिया कॉन्फ्लिक्ट हैज टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट के। दो ही रीजन हो सकते हैं, एक सब्सटेंसिव इशू, एक इमोशनल इशू। सब्सटेंसिव इशू क्या हो सकता है, डिसएग्रीमेंट ओवर फैक्ट्स, पॉलिसी एंड मेथड्स। ये इजियर हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि आपको पता है किसी पॉलिसी को लेके आप में अगर कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन सेकंड है इमोशनल इशू, एंगर, डिस्ट्रस्ट, फियर, रिसेंटमेंट, ये हार्ड टू सॉल्व होते हैं। प्रोसेस क्या होता है, द कंसल्टेंट हेल्प द पार्टी सेपरेट द सब्सटेंस इशू फ्रॉम द इमोशनल इशू। पहले तो उन दोनों को अलग करते हैं कि पहले ये बताओ आप लड़ क्यों रहे हो, आपको एक पॉलिसी बेस्ड प्रॉब्लम है या फिर आप इमोशनली डिस्ट्रस्ट इशू है। तो पहले हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया। देन फोकस ऑन डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग रेदर देन डिबेट। अब हमने क्या किया, उनको समझने की कोशिश करी, ना कि हमने विन विन सिचुएशन में लेके आना है कि यस वो ग्रुप इज विन। तो हमने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग किया, ना कि विनिंग में। कंडीशन क्या है, बोथ पार्टी मस्ट बी विलिंग टू कन्फ्लिक्ट सर्च फॉर द सॉल्यूशन। मतलब एक कंडीशन यही होती है, दोनों पार्टी को क्या है, विलिंग अपनी कन्फ्लिक्ट को कन्फ्रंट करो और सॉल्यूशन निकालो इस प्रॉब्लम का। तो इस तरीके से हम क्या होता है, थर्ड पार्टी पीस मेकिंग करते हैं। जस्ट लाइक देखो ये हमारा एक पर्सन है डाइड, ये दूसरा पर्सन, और ये हमारा मेडिएशन डायलॉग के बेसिस पे हम इनको इवेलुएट करते हैं। इस तरीके से पीस मेक करते हैं। देन कम टू द इंटरग्रुप टीम बिल्डिंग। इंटरग्रुप टीम बिल्डिंग कब होता है, जब दो टीमों में ही, जब दो डिपार्टमेंट में जब कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं या फिर हम उनके रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, देन कम टू द इंटरग्रुप टीम बिल्डिंग रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स वर्सेस प्रोडक्शन। कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, सब ऑप्टिमाइजेशन, ग्रुप फोकसिंग ऑन देयर ओन गोल एट द एक्सपेंस ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। हम हर कोई क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट का बेस्ट करना चाहता है अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, भले वो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस बहुत हाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम टेक्निक, जब इंटरग्रुप टीम बिल्डिंग होती है, जब दो टीमों में कन्फ्लिक्ट रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए हम जब टेक्निक यूज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मिररिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी मीट, तो हम क्या करेंगे, दो ग्रुप आपस में मिलेंगे। ग्रुप ए लिस्ट हाउ इट सी इटसेल्फ एंड हाउ इट थिंक ग्रुप बी सी। तो ग्रुप ए ने क्या किया, लिस्ट कर दिया कि किस तरीके से ये खुद को देखते हैं और दूसरा ग्रुप उनके बारे में क्या सोचता है, जब दूसरा ग्रुप उनके बारे में क्या देखता है। देन ग्रुप बी डज द सेम। ऐसे ग्रुप ए किया, सपोज करो दो टीम है, पहले उसने ये देखा कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और मेरे बारे में मेरा ग्रुप बी क्या सामने वाला क्या सोचता है। देन ग्रुप बी भी सेम करेगा कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मेरे सामने वाला क्या सोचता है। दे शेयर दे लिस्ट एंड डिस्कस देयर डिस्क्रिपेंसी। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनको वो क्लियर करते हैं एंड जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टू इंप्रूव द इंटरफेस। तो ऐसे दोनों अपने आप को प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने इंप्रूव कर लेते हैं अपने इंटरफेस को। जस्ट लाइक दिस, ग्रुप ए ग्रुप बी, देन ब्रिज डिवाइड बिल्डिंग रिलेशनशिप शेयर गोल। तो इस तरीके से वो लिस्ट करते हैं, फिर बाद में उनका क्या होता है, एक इस तरीके से टीम बिल्डिंग। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द इंटर ग्रुप, मतलब दो ग्रुपों के बीच में जब रिलेशनशिप को इंप्रूव करते हैं, जब ये क्या आता है। इस तरीके से अब आप इनको पढ़ सकते हैं। प्रोसेस कंसल्टेशन किसने दी थी, एजसेनी, कंटेंट वर्सेस प्रोसेस। देन टीम बिल्डिंग में हमने बहुत सारे जो इसमें कोई नाम तो है नहीं, पर हमने क्या किया था, इसमें रोल एनालिसिस किया, ट्रस्ट किया, रेकी मैट्रिक्स यूज करी। देन थर्ड पार्टी पीसेस में एरी वॉल्टन ने दिए, इसमें डायड या जो कंफ्लिक्ट हो जाता है हमारा रिलेशनशिप पे, उनके फोकस किया। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में इंटर ग्रुप, जब इंटर डिपार्टमेंट में जब कंफ्लिक्ट अराइज होते हैं, जब हम स्टडी करते हैं। Then come to the organization level intervention. Is the system like first one the survey feedback given by the Likert, then data collection, feedback, action planning, then second the grade OD we already discussed in leadership and technostructure quality work. Then first come to the survey feedback. Survey feedback proponent Francis Likert, Floyd Manning, University of Michigan. A process of collecting data from the entire organization, feeding it to back to all level to diagnose the problem, to develop action plan. ये क्या करता है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सबसे पहले ये प्रोसेस क्या है, डेटा कलेक्ट किया पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, फिर हर लेवल पर उसने क्या किया, जहां जहां जरूरत है ऑल लेवल डायग्नोसिस प्रॉब्लम एंड डेवलप एक्शन प्लान। अब उन्होंने द्वारा से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी उनके बेसिस पर उनके प्रॉब्लम को डायग्नोसिस किया और गिव बैक किया
कि यस इनके बेसिस पे, जैसे मार्केटिंग को दे दिया, फाइनेंस को फाइनेंस दे दिया और उनके बेसिस पे एक्शन प्लान को डेवलप किया। इट इज बेस्ड ऑन लिंकिंग पिन कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन फ्लो डाउन थ्रू द हायरार्की। आपको पता है इंफॉर्मेशन कैसे हायरार्की के डाउन हो रही है, जस्ट लाइक दैट। ओके, द प्रोसेस क्या होता है, सबसे फर्स्ट है डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सारे एम्प्लॉय को, कवरिंग लीडरशिप, क्लाइमेट, सेटिस्फेक्शन, सारे पॉइंट हमने कवर करके एक क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन फीडबैक, डाटा एनालिसिस किया, जब हमारे पास रिपोर्ट आई तो हमने फीडबैक स्टार्ट द टॉप एग्जीक्यूटिव टीम फ्लो डाउन टू द वर्क, तो हमने वहीं से फीडबैक स्टार्ट कर दिया कि यस इनको क्या नीड है, इनका क्या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने इस तरीके से किया। देन एक्शन प्लान, ईच वर्क ग्रुप रिव्यू देयर स्पेसिफिक डाटा, अब हर वर्क ग्रुप ने अपनी जो डेटा था उसको रिव्यू किया और अपनी प्रॉब्लम को डाटा बेसिस पे आइडेंटिफाई किया। देन फॉलो इम्प्लीमेंटेशन, चेंज, रीसर्वे लेटर एंड मेजर इंप्रूवमेंट, अब हमने क्या दोबारा से इंप्लीमेंट किया और अगर फिर प्रॉब्लम आई फिर से हमने रीसर्वे किया, तो दिस कॉल्ड द सर्वे फीडबैक। जो कि आपको पता है लिकट ने जो हमारे सिस्टम दिए थे, तो हर अथॉरिटेटिव से हम किस तरीके से बेनेवोलेंट की तरफ जाते हैं, ये हमारा इंडिया दिया था। देन कम टू द ग्रेड ओडी मैनेजरियल ग्रेड, मैंने बताया आपको हम ऑलरेडी इस तरीके से हमारा ग्रेड बनता है 6/6 का, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड फोकस ओरिएंटेड। आई ऑलरेडी डिस्कस, यू कैन गो इन द लीडरशिप प्रोसेस थ्योरी, लीडरशिप कंटेंट थ्योरी में आपको ये मैनेजरियल ग्रेड मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या कहते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्लैक एंड जॉन माउंटेन, इन्होंने 6 फेज प्रोग्राम दिया था कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को मूव करा सकते हैं 9/9 स्टाइल पे, मतलब टीम मैनेजमेंट पे, जो कि हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। आपने पढ़ा ना, क्लब है जो रिलेशनशिप फोकस ज्यादा है, टास्क फोकस कम है, जो इम्प्रोवाइज है जो रिलेशन फोकस भी कम है और प्रोडक्शन फोकस भी कम है। इसी तरीके से हमने मिडिल रोड ऑफ मैनेजमेंट जो मिड वे है, टीम मैनेजमेंट सबसे हाईएस्ट है 9/9 स्टाइल। तो 6 फेज क्या आते हैं, आपको सबसे पहले इनकी सीक्वेंस मेमोराइज करनी है। फेज 1 है हमारा ग्रिड सेमिनार, इंडिविजुअल लेवल पे। सबसे पहले मैनेजर लर्न द ग्रिड थ्योरी, असेस देयर ऑन लीडरशिप स्टाइल, फोकस ऑन सेल्फ। तो सबसे पहला जो फेज है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप स्टाइल पे फोकस कर रहे हैं और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में फोकस कर रहे हैं। देन फेज 2 में टीम वर्क डेवलपमेंट, अब हम इंडिविजुअल लेवल पे से कहाँ आ गए, टीम लेवल पे आ गए। मैनेजर अप्लाई ग्रिड कंसेप्ट विद इन दे, पहले ग्रिड थ्योरी कहाँ फॉलो करी, इंडिविजुअल लेवल पे, उसके बाद उसने जो ग्रेड कंसेप्ट है वो हमारे वर्क टीम में, जो प्रोडक्शन फोकस और रिलेशनशिप फोकस है, सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल देन टीम वर्क डेवलपमेंट में किया, देयर ऑन वर्क टीम टू इंप्रूव डायनामिक। देन इंटर ग्रुप डेवलपमेंट, इंटर ग्रुप लेवल पे फोकस शिफ्ट टू रिड्यूस कंफ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ग्रुप। अब उन्होंने क्या किया, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट, जहां पे जो दो ग्रुप है उनके बेसिस में कंफ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने फोकस किया। देन फेज 4 है डेवलपिंग आइडियल स्ट्रेटजी मॉडल, अब उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एक स्ट्रेटजी मॉडल डेवलप किया जो टॉप मैनेजमेंट जो चाहते हैं, क्योंकि आइडियल स्ट्रेटजी कौन बनाएगा, टॉप मैनेजमेंट बनाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी है। फेज 5 है इंप्लीमेंट द आइडियल मॉडल, पुटिंग द स्ट्रेटजी मॉडल इनटू द एक्शन, अब हमने क्या स्ट्रेटजी मॉडल को एक्शन में चेंज कर दिया। देन फेज 6 है हमारा सिस्टमेटिक क्रिटिक्स, इवेलुएट करो रिजल्ट को एंड स्टेबलाइज करो हमें चेंजेस को, तो ये कहलाता है ग्रेड ओडी मैनेजर। जस्ट लाइक दैट ग्रेड सेमिनार किया, ट्रेनिंग 9/9 मैट्रिक्स से आपको पता है हमें यहाँ पे पहुंचना है, यही तो ग्रेड थी उसकी। देन इस जस्ट लाइक फिर टीम वर्क में उसके बेसिस पे काम किया, टीम गोल किए, फिर कॉपरेशन, जब हम साथ में मिलेंगे जब भी तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल हम इंप्रूव कर सकते हैं। देन उसने स्ट्रेटजी कॉपरेट मॉडल बनाया, देन इंप्लीमेंट किया, देन सिस्टमेटिक क्रिएट किया, मतलब इवेल्युएशन किया, इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में इंटरवेंशन कर सकते हैं। देन कम टू द टेक्नो स्ट्रक्चर इंटरवेंशन, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को करने के लिए हम इन 3 पिलर को यूज करते हैं। फर्स्ट वन द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, देन वर्क डिजाइन, देन क्वालिटियल स्ट्रक्चर। टेक्नो स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंजिंग द स्ट्रक्चर, आप कहीं तो चेंज करोगे, हायरार्की में, डिवीजन ऑफ लेबर में, टेक्नोलॉजी में, मेथड्स में, फ्लो ऑफ वर्क में। तो फर्स्ट वन है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये क्या है, एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में जो हाँ अनलॉक करते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल को, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, जो वहीं के लोग होते हैं ना, वहीं एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं कि अपने अपने ग्रुप में अपने अपने डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अनलॉक द क्रिएटिविटी पोटेंशियल बाय इट्स पीपल बाय इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन अफेक्टिंग देयर वर्क लाइफ। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो कैसे उनकी वर्क लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह का उनका पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, फेयर कंपेंसेशन, ये क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ किसके बेसिस पे, आपने कहा एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, फिर वो किस पे फोकस करेगा कि यस आपको कंपनसेशन
फेयर मिल रहा है या नहीं, इन्वायरमेंट सेफ है या नहीं, अपॉर्चुनिटी है, सोशल इंटीग्रेशन है, इसके बेसिस पे ये हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंटरवेंशन है। सेकेंड है वर्क डिजाइन, जॉब इनरिचमेंट। आपको पता है जॉब इनरिचमेंट क्या होता है? जब हम जैसे आप एक कंफर्ट जोन में काम करो, जब आपको हम असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हायर लेवल की, इज कॉल्ड द जॉब इनरिचमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जॉब इनरिचमेंट जो वर्क डिजाइनिंग कंसेप्ट वो किसने दिया? हैकमैन एंड ओल्डर ने। कंसेप्ट क्या है? रीडिजाइनिंग जॉब टू इंक्रीज मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। हमने क्या किया? जॉब को ही रीडिजाइन कर दिया जिससे कि हम उन्हें मोटिवेट कर सके, सेटिस्फाइड कर सके, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। इसके डायमेंशन क्या हो सकते हैं? स्किल वेराइटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक, यही कर सकते हैं जॉब इनरिचमेंट में। एंड थर्ड है क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर। क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है? क्रिएटिंग अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल स्पेसिफिक टास्क फोर्स कमिटेड एग्जिट व्हेन फॉर्मल हायरार्की सॉल्व ऑल इल डिफाइंड प्रॉब्लम दे फॉर्मल स्ट्रक्चर हैंडल। अब हमने क्या कर दिया कि हमने एक अलग से ही एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी, एक स्पेशल टास्क फोर्स, मतलब एक जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है उसके लिए हमने एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया। जो हमारी फॉर्मल हायरार्की थी, जो इल डिफाइंड प्रॉब्लम थी, जो नहीं कर पाती, अब ये उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। जस्ट लाइक यू कैन से सर्वे फीडबैक रेंसिस ने दी थी, डाटा कलेक्शन फीडबैक एक्शन, ठीक है। ग्रिड ओडी हमने पढ़ा, ब्लैक एंड व्हाइट में से 6 फेज थे, सेमिनार टू टीम, टीम टू इंटरग्रुप, इंटरग्रुप टू स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी टू इंप्लीमेंटेशन एंड ग्रिड। जॉब रिचमेंट हमारा ऑटोनॉमी, फीड, स्किल वेराइटी, टास्क आइडेंटिफाई, सिग्निफिकेंस, ये सब थे। एमबीओ आपको पता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा पीटर ड्रकर ने दिया था, जिसमें गोल सेटिंग करते हैं हम, ये भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल में आता है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, रिसेंट ट्रेंड इन ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट। एक मॉडर्न अप्रोच है, अब क्या ट्रेंड चल रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ ऑल इट्स मेंबर कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ टू अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर दिया, इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि मेंबर क्या करे, कंटिन्यूअसली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है उसमें अडॉप्ट कर रहे हैं, इज कॉल्ड द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये फोकस किस पर कर देती है? जनरेटिव लर्निंग रेदर देन द अडेप्टिव लर्निंग। ये क्या कर रही है? क्रिएटिव न्यू थिंग्स, ठीक है। फोकस कर रही है जनरेटिव लर्निंग, जो नई थिंग्स है उनको क्रिएट करने के लिए, ना कि अडेप्टिव, जो उनको प्रॉब्लम आ रही है उनको उनकी वजह से आप लर्न करना पड़ा है उन पर फोकस नहीं करती। तो ये जो लर्निंग, ये प्रोपोनेंट क्या थे? पीटर सेंगे, फिफ्थ डिसिप्लिन, जो इनकी बुक थी, उन्होंने ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा दिया था। इन्होंने बताया 5 डिसिप्लिन होते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट वन इज द सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग क्या होती है? द कॉर्नरस्टोन, सीइंग द होल पिक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप रेदर देन द स्टैटिक स्नैपशॉट। हमने क्या करना है? एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन को लेके उसके बारे में सोचना है। सिस्टम थिंकिंग। देन पर्सनल मास्टरी, इंडिविजुअल कमिटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्लैरिफाई पर्सनल। अब क्या करा? अब उसने अपने आप को पर्सनल लेवल पे देखना है कि यस आपका क्या क्लैरिफाई है, आपका पर्सनल विजन क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। देन थर्ड है मेंटल मॉडल्स, डीपली इनग्रेन अजम्पशन जनरलाइजिंग दैट इन्फ्लुएंस हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वी मस्ट चैलेंज देम। तो आपने कहीं ना कहीं क्या कर दिया? अपनी जो जनरलाइजेशन था, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि किस तरीके से हम अपने वर्ड को समझते हैं, और उनको हमें चैलेंज देना चाहिए। तभी तो आपका मेंटल मॉडल, जब तो आप सीख पाओगे। क्यों सीखोगे? जब कुछ आपको स्कैरिसिटी फील होगी, जब तो सीखोगे। देन शेयर विजन, बिल्डिंग अ सेंस ऑफ कमिटमेंट इन अ ग्रुप, जब आपके साथ लोग मिलके ही जब अपना विजन शेयर करोगे, डेवलप करोगे, शेयर इमेज ऑफ फ्यूचर, देन लोग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे। देन फिफ्थ टीम लर्निंग। आप क्या करना है? ट्रांसफॉर्मिंग द स्किल ऑफ कलेक्टिव थिंकिंग। अब सब लोगों को मिलके चलना है, सब लोगों को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? उनकी स्किल को क्या करते हैं? एक कलेक्टिव थिंकिंग में ले जाते हैं। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये हमारे 5 डिसिप्लिन थे जो कि पीटर सेंगे ने दिए थे। जस्ट लाइक दिस, फर्स्ट वन इज द, क्या था आपका? सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग है हमारी पहले सिस्टम के बारे में सोचना है कि यस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है। देन पर्सनल मास्टरी, आपका पर्सनल ग्रोथ क्या है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, और क्लैरिफाई किया है। देन मेंटल मॉडल, रिफ्लेक्शन, चैलेंजिंग अजम्पशन, ओपन टू न्यू व्यू। देन टीम लर्निंग, उसके बाद शेयर विजन। तो ये थे हमारे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। Then come to the knowledge management. I already discussed this topic in Unit 3 Human Resource Development. आप वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। कंसेप्ट क्या है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग नॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम कोई भी किसी भी चीज को हम क्रिएट करते हैं, एक दूसरे का शेयर करना, यूज करना, देन मैनेज करना। क्या
इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, ऑर्गेनाइजेशन को, वो कहलाएगा हमारा नॉलेज मैनेजमेंट। गोल क्या होता है? टू मेक द बेस्ट यूजेज ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्चुअल कैपिटल फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमारा गोल क्या रहेगा कि हमें बेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि नॉलेज तो सबके पास होती है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है ये हर किसी के अच्छे से नहीं पता होती है। तो हमें क्या करना, अब हमें क्या करना, बेस्ट यूज करना अपनी नॉलेज का। इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो आपके ह्यूमन रिसोर्स एसेट है, उनसे आपको कैसे उनसे डिसीजन मेकिंग करवानी है कि उन्हें पता है आपको इसमें उनका कोर बहुत अच्छा है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए हम इस यूज करते हैं नॉलेज का। टाइप्स ऑफ नॉलेज हमारे पॉलिनई ने बोली थी, एक्सप्रेसिव नॉलेज होती है जो कोडिफाइड होती है, रिटिन होती है, इजी टू ट्रांसफर होती है, जिसे हम मैनुअल हो गए, डेटाबेस हो गए या प्रोग्रामिंग हो गई, ये एक्सप्रेसिव क्या है जो आपको समझ में आ जाएगी। टेसिट नॉलेज क्या होती है? पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड, जो आपको समझ में तो आ रही है पर आप एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जस्ट लाइक इनसाइट, इंट्यूशन, मतलब ये आपकी नॉलेज है लेकिन आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आप मतलब बता नहीं पा रहे। फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी चलाना आता है तो उसका तो गाड़ी कैसे चलाई वो इंट्यूशन आप नहीं बता पा रहे, आप बोल सकते हो कि यस मुझे आता है। जस्ट लाइक अ टेसिट नॉलेज है, गट फीलिंग। अब ये सेकंड मॉडल था जो नोनेगा टेकुची ने दिया था। डिस्क्राइब हाउ नॉलेज इज कन्वर्टेड बिटवीन टेसिट एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म। उन्होंने बोला किस तरीके से नॉलेज हमारी टेसिट से एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट से टेसिट में होती है। तो सबसे पहले सोशलाइजेशन। तो आपको पता है सोशलाइजेशन क्या होगा? टेसिट टू टेसिट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ये कोडिफाइड नहीं है, रिटेन रूल रेगुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, मॉनिटरिंग करो, तो यहाँ पे क्या हो रही है? सोशलाइजेशन हो रही है। देन एक्सटर्नलाइजेशन, जब आप एक्सपीरियंस को आप क्या कर रहे हो, जो आपने एक्सपीरियंस किया उसको एक्सप्रेसिट में कर रहे हो, मतलब राइटिंग मैनुअल लिख रहे हो, क्रिएटिंग ए मेटाफोर, विजुअल डायग्राम के थ्रू समझा रहे हो, तो वो क्या होगा? एक्सटर्नलाइजेशन। कॉम्बिनेशन एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट, मतलब जो आप जैसे फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग, कैटेगराइज, अब आपके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, ठीक है, अब आपने क्या किया, एचआर डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तो ये क्या हो गया? मतलब सब डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटाबेस क्रिएट किया, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेसिव टू एक्सप्रेस। इंटेलाइजेशन क्या होगा? एक्सप्रेस टू टेसिट, लर्निंग बाय डूइंग, आप सीख सीख के कर रहे हो, तो ये होगी। तो ये सेकंड मॉडल है जो कि आपको पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद होनी। जस्ट लाइक दिस, समझ रहे हो ना? सोशलाइजेशन टेसिट टू टेसिट, मतलब शेयरिंग एक्सपीरियंस, ऑब्जर्विंग, कॉपी कर रहे हो, एम्पैथी, ये हम कॉपी करके सीख सकते हैं। इंटेलाइजेशन क्या हो गया आपका? एक्सप्रेस टू टेक्सिटी, इम्बॉडी, आपने क्या किया? एक्सप्रेस नॉलेज थी थ्रू द एक्शन, प्रैक्टिस, लर्निंग बाय डूइंग। एक्सटर्नलाइजेशन, जो एक्सपीरियंस किया अब उसको आप क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं मॉडल, एनालॉगी, मेटाफोर में कर रहे हो। कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस, मतलब सिस्टमेटिक, अप्लाई, सॉर्टिंग, एडिंग, कंबाइनिंग, डाटाबेसिस को कर रहे हो, तो ये कहलाएगा आपका सेकंड मॉडल। अब आता है अप्रिसिएटिव इंक्वायरी। आपको पता है कि हर कोई वीकनेस फाइंड आउट करता है, ये मॉडल एक हर इंसान से अलग था। मॉडल का कहना था कि पॉजिटिव स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिविटी क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, उसके बेसिस पे हमें काम करना चाहिए। ये ट्रेडिशनल ओडी नहीं है विच लॉक फॉर प्रॉब्लम, डिफिशिएट, फिक्स। एआई लोग अप्रिसिएटिव इंक्वायरी लुक फॉर व्हाट इज वर्किंग वेल एंड ट्राई टू डू मोर, जिस चीज में हम बेस्ट है उसी में अपना बेस्ट देना है। तो ये कहलाता था हमारा अप्रिसिएटिव इंक्वायरी। अप्रिसिएटिव इंक्वायरी में व्हाट इज प्रोपोनेंट कौन थे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेविड कॉपरेंडर थे। सबसे पहले इनका क्या साइकिल थी? सबसे पहले डिस्कवरी में अप्रिसिएट द बेस्ट, व्हाट इज इंटरव्यू एम्प्लॉय अबाउट द बेस्ट एक्सपीरियंस। सबसे पहले हमने अप्रिसिएट करना है कि क्या बेस्ट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस में बेस्ट करनी है उसको हमने अप्रिसिएट करना है। और फिर उसके बाद ड्रीम, उनको इन्विजन करना, व्हाट माइट बी, अगर इसमें हम बेस्ट है तो इसमें और हम पॉजिटिव कैसे और कर सकते हैं। देन डिजाइन, को कंस्ट्रक्टिंग, व्हाट शुड बी, किस तरीके से हम क्या क्या हो, मतलब जब हम अब हमने क्या किया, इसको एक स्ट्रक्चर कर दिया कि कैसा होनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन। देन डेस्टिनी, डिलीवरी, अब सस्टेनिंग, व्हाट विल बी। तो यू फोकस ऑन डिस्कवरी, सबसे पहले आपके अंदर क्या बेस्ट है, फिर आपको क्या हो सकता है, ड्रीम, फिर अब ड्रीम को अब एक्चुअल में करोगे तो डिजाइन करोगे ना, स्ट्रक्चर करोगे, देन डेस्टिनी, देन डिलीवरी। तो ये कहलाता है हमारा अप्रिसिएटिव इंक्वायरी। Just like a discovery the best, dream, envisioning what might be, designing, co-constructing and test. Then come to the business process re-engineering. ये सबसे पहले किसने दिया था? Hammer and Campy ने दिया था. This is the radical. We don't fix the process, we obliterate it and start over. It's the violent, fast and risky.
ये क्या है, इन्होंने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, ये पूरा प्रोसेस को ही रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या है, रीथिंकिंग रेडिकल डिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट एंड क्रिटिकल मेजर परफॉर्मेंस, कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। इसके की स्ट्रक्चर क्या है, क्लीन स्लेट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, कुछ भी नहीं है, नॉट जस्ट फिक्सिंग द ओल्ड प्रोसेस, हमें ओल्ड प्रोसेस के बारे में डिस्कस ही नहीं करना, सब जीरो से स्टार्ट करना है। देन प्रोसेस ओरिएंटेशन, फोकस ऑन एंटायर प्रोसेस, ऑर्डर टू कैश, ठीक है, जहां से आपने ऑर्डर किया रेदर देन टास्क और डिपार्टमेंट में स्टार्टिंग से ही काम करना है। देन IT enabler, using technology to break old rules, sharing database allow to parallel work, डिफरेंट फ्रॉम TQM से कैसे डिफरेंट है टोटल क्वालिटी मैनेज, क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या थे, कंटिन्यूअस था, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट था, बॉटम अप था, बट रेडिकल है, वन टाइम में स्ट्रक्चर चेंज है एंड टॉप डाउन है, हमेशा ऐसे आएगा। अब हमने क्या पढ़ा, रेडिकल जो रिसेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, जो पीटर सेंगे ने दी थी, 5 डिसिप्लिन दिए थे इसने, जो फर्स्ट स्टार था सिस्टम थिंकिंग, देन नॉलेज मैनेजमेंट नोनाची टेकुची ने सेक्यू मॉडल दिया था, जो कि आपको याद होना चाहिए, एपिसेटिव मुखर्जी डेविड कॉपरेंट ने दिए थे, उन्होंने बोला पॉजिटिव चेंज है, जो उन्होंने 4Ds के बारे में डिस्कस किया था। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में, रीस्ट्रक्चरिंग में हमने क्या पढ़ा, हेम्पर एंड कंपनी दी थी, रेडिकल रीडिजाइन थिंकिंग के बारे में हमने किया। देन कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपके एक टास्क है कि इस वीडियो की बेसिस पे आप मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट वन जो जून 2019 में आया, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कट लेवल मॉडल, आई नो इट्स वेरी इजी, पर आप मुझे इसका आंसर दीजिए। दिसंबर 2020 में स्ट्रक्चर इनर्शिया कौन सा डिस्टेंस है, ये मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पढ़ा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर इनर्शिया किसके अंदर आता है। एंड जून 2023 व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वार्टर 8 स्टेप मॉडल, तो ये भी अब आपको पता है, क्रिएट विजन है, स्टेबलिश अर्जेंसी है, फॉर्म कॉलेशन है, ठीक है, तो ये आप मुझे बताइए। अब हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या किया, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का सेशन था, पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप क्या समझे कि ओडी जस्ट वाज अबाउट प्लान सिस्टमैटिक चेंज। तो अब इसी के बेसिस पे हमने इनके एरिया, सीक्वेंस, प्रोसेस, इंटरवेंशन पूरा कंप्लीट किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और ऐसे जुड़े रहिए JRF जून 2026 क्रैक करने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, लाइक फॉर मोर अपडेटेड वीडियो।